पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद घर वापसी हुई है। इस्लामाबाद से लाहौर तक मियां नवाज के इस्तकबाल में उनकी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीनियर शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग अभी भी धुले नहीं हैं। साथ ही पाकिस्तान में कई ऐसे संकट हैं जो PMLN के मुखिया की मुसीबतों में इजाफा कर सकते हैं। नवाज के लौटने के बाद पाकिस्तान का क्या मिजाज है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद इस्लामाबाद की धरती पर बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे, मगर उनके स्वागत में पाकिस्तानियों ने जो कुछ कहा वो सुनकर शरीफ फैमिली का चेहरा सफेद हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने और पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज होने के ख्वाब लेकर पहुंचे थे। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना मौजूदा हालात में इतना आसान नहीं होगा। नवाज शरीफ के लिए उनकी पार्टी ने बड़े इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन आम पाकिस्तानियों को न तो जश्न से मतलब है, न ही शरीफ से कोई सरोकार। वो तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। नवाज शरीफ 2017 के बाद सत्ता से बाहर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। 2018 में कोर्ट ने तोशाखाना केस और अल अजीजिया मामले में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया और 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 2019 में बीमारी का हवाला देकर नवाज शरीफ ने कोर्ट से इलाज के लिए 4 दिन की जमानत मांगी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवाज शरीफ 2019 में लंदन गए और तब से लौटे ही नहीं। इन तमाम विवादों में उलझने वाले नवाज शरीफ को फिलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सभी मामलों में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। ऐसे में सवाल इसी बात का है कि 24 अक्टूबर को जब नवाज की पेशी होगी तो क्या होगा। नवाज शरीफ के सामने चुनौतियां बहुत हैं। कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो नेता 3 बार वजीर आजम रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, वो चौथी बार बन भी गया तो क्या कर लेंगे। मगर सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर जरूर टिकी है। नवाज के लौटते ही पाकिस्तानी को बेनजीर भुट्टो की याद आ रही है, जो 2007 में 7 साल बाद पाकिस्तान लौटी थी और उन्हें आतंकियों ने मार दिया था। पाकिस्तान के हालात आज भी नहीं बदले हैं और मियां नवाज क्या चमत्कार कर पाएंगे, इसे लेकर कई सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिशन गगनयान के तहत इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने मिशन गगनयान की सफल टेस्ट लॉन्चिंग की है। दुनिया अब कह रही है और देश जोश से भरा हुआ है। इसरो ने एक बार फिर बता दिया है कि जब इरादे हो मजबूत तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हालांकि गगनयान मिशन की यह टेस्टिंग सफलता का ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। गगनयान का टेस्ट, सफलता का ट्रेलर। 5 सेकंड का सस्पेंस, सफलता की नई उड़ान। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। इसरो ने फिर रचा इतिहास। ये किसी परीक्षा में पास होने की खुशी मनाने जैसा वक्त है। की घोषणा कर दी गई है। गगनयान मिशन के क्रू स्पेस मॉड्यूल के सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों के चेहरों पर खुशी बता रही है कि भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। अब आपको दिखाते हैं एक एक वो तस्वीरें जिसे देख आप समझ जाएंगे कि कैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुबह का वक्त है, 10 बज चुके हैं और इसी के साथ तीसरी कोशिश में गगनयान मिशन का क्रू एस्केप मॉड्यूल आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटे की देरी और 2 बार टेस्ट करने की कोशिशों के बाद वैज्ञानिकों के लिए भी यह वक्त अहम था। हर किसी की निगाहें आसमान पर थीं। आखिरकार मिशन सफल हुआ। क्रू स्पेस मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी पर तय प्लान के मुताबिक नीचे गिरा। वहां पहले से ही भारतीय नौसेना के जवान अपनी तैयारी के साथ मौजूद थे। उन्होंने क्रू एस्केप मॉड्यूल को सुरक्षित उतारने में अहम भूमिका निभाई। ठीक इसी वक्त के साथ साफ हो गया
कि भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कदम बढ़ा लिया है। इसरो हेडक्वार्टर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन की सफलता का ऐलान किया और पूरी टीम को बधाई दी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. 8.5 meters per second is the benign. जिस खूबसूरती के साथ इस टेस्ट को पास कर गगनयान ने अपने अभियान को आगे बढ़ाया, उतना ही सुबह 8 बजे के वक्त देश भर की सांसें तब तक अटकी रहीं जब तक व्हीकल टेस्ट फ्लाइट यानी TVD-1 पास नहीं हो गया। एक बार को लगा कि आज खराब मौसम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ने देगा। आसमान में छलांग लगाने की ठीक 5 सेकंड पहले ही दोबारा इस मिशन को रोका गया। हर किसी को इस बात का इंतजार था कि अब क्या होगा, जिसका जवाब खुद इसरो चीफ ने दिया। Postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon. आपको बता दें कि पहले सुबह 8 बजे और फिर 8:45 पर इस मिशन को होल्ड किया गया और इसके बाद ठीक 10 बजे टेस्ट को सफल लॉन्च किया गया। इसरो के लिए इस तरह की चुनौतियां कोई नई नहीं है, इसलिए हर तरह से जांच परख पूरी करने के बाद तय हुआ कि कोशिश आज ही कामयाब होगी। इस वक्त मैं गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में मौजूद हूं और मेरे पीछे गाजा पट्टी है। पिछले 15 दिनों से लगातार इजराइल और हर बीतते दिन के साथ यहां पर यह युद्ध और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हवाई हमले कर हमास के आतंकी ठिकानों और हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 3 लेयर की प्लानिंग तैयार की है, यानी आसमान, हवा और जमीन के साथ साथ समंदर से भी यहां पर अब हमास के आतंकी ठिकानों को इजराइल बर्बाद करेगा। इसके लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, बस इंतजार है एक आदेश का। हमास और इजराइल की जंग हर बीतते दिन के साथ भयानक होती जा रही है। लेकिन अब इजराइल ने 3H टेरर को जमींदोज करने के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है। हमास इजराइल युद्ध के 15वें दिन भी गाजा पर बारूद बरसने का सिलसिला जारी है। रिहायशी इमारतों के बीच बने हमास के अड्डों और हथियारों के जखीरे को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया। इजराइल ने विजयदशमी से पहले हमास के रावणों के दहन का प्लान बना लिया है। आसमान से बारूद की बौछार करने, समंदर से घेर कर वार करने और जमीन से हमास को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस तैयार हैं। युद्ध के 15वें दिन गाजा बॉर्डर पर युद्ध लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से हमास के आतंकी ठिकानों पर यहां लगातार हमला किया जा रहा है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर हमास के आतंकी गाजा पट्टी में छिपे हुए हैं, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका है मेरे ठीक पीछे जहां पर इजराइल की वायुसेना हवाई हमले कर रही है और आतंकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, ताकि जो हमास के आतंकी इन इलाकों में छिपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। उनके लोकेशंस को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजरायली वायुसेना की तरफ से। और ताजा हमला इस वक्त गाजा बॉर्डर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि युद्ध का 15वां दिन है। इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध लगातार जारी है।
हमास के खिलाफ गाजा पर गदर मचाने के लिए इजरायली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेना के जवान पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब बस इंतजार है तो एक इशारा मिलने का। और इसके बाद इजरायली फौज लाओ लश्कर के साथ गाजा पर धावा बोल देगी। जमीनी एक्शन के लिए इजराइल ने कमर कस ली है और दावा किया जा रहा है कि इसकी तैयारी भी पूरी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा में ऑपरेशन का पूरा प्लान बताया। गैलेंड के मुताबिक पहले इजरायली सेना का लक्ष्य है कि गाजा में घुसकर ऑपरेशन किया जाए, यानी हमास के बुनियादी ढांचे पर चोट करने का प्लान है। इसके बाद रिहायशी इलाकों में अभियान चलाकर कम तीव्रता से ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि टारगेट सिर्फ आतंकी ही बने। वहीं आखिर में इजराइल के लोगों के लिए भी न्यू सिक्योरिटी सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו, זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. हालांकि गाजा में स्थापित की जाने वाली न्यू सिक्योरिटी का खाका कैसा होगा इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये तय है कि इजराइल हमास पर सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में है। इसके लिए रणनीति तय हो चुकी है। इस बीच हमास को शह दे रहे लेबनान की तरफ भी इजराइल ने चौकसी बढ़ा दी है ताकि हमास पर उसकी कार्रवाई के दौरान कोई चूक न हो। इजरायली सेना ने भी कसम खाई है कि हमास के चंगुल में फंसे अपने 30 मासूमों को भी वापस लाने के लिए, और इजरायली आर्मी भी तैयार है गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए। इंतजार है तो बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का। अब तक इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत, 3500 नागरिक घायल और गाजा पट्टी में भी लगभग 4000 की संख्या में लोगों की मौत हुई है। इस युद्ध के दौरान इजरायली वायुसेना की गाड़ियां काफी तेजी से बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज आपको पल पल की खबर पहुंचा रहा है, क्योंकि अब तक 2 जो बंधक थे उनको हमास ने छोड़ा है। वो दोनों अमेरिकी नागरिक थे और उनको रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ यहाँ इजराइल की सीमा में प्रवेश मिला है। और इसके साथ ही आज मिस्र के बॉर्डर को भी खोल दिया गया, जो रफा क्रॉसिंग है, ताकि मानवीय सहायता पहुंच सके। पहली खेप में 20 ट्रकों को इजाजत यहां पर दी गई है, जिसमें दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण है और साथ ही खाने पीने का सामान गाजा पट्टी के उन इलाकों में भेजा गया जो कि युद्ध से ग्रसित है, ताकि मानवीय सहायता लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यहां पर इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी है, क्योंकि हमास के सभी ठिकानों को इजराइल इस बार खत्म कर देना चाहता है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल हमास के इस युद्ध में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधे स्टूडियो। बिल्कुल विशाल, 15 दिन से जारी हमास इजराइल युद्ध में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 4629 इजरायली इस युद्ध में घायल हुए हैं। वहीं करीब 7000 रॉकेट अटैक गाजा की ओर से इजराइल के शहरों पर निशाना बना करके दागे गए हैं। इन 15 दिनों में 200 से ज्यादा इजराइल के लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक भी बनाया है, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 1000 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं, यह बताया जा रहा है। और ये आंकड़े 15 दिनों के हैं और युद्ध और भीषण होता जा रहा है। वहीं इस बीच हमास ने दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसकी चर्चा हो रही है। जानते हैं गाजा बॉर्डर पर मौजूद अपने संवाददाता विशाल से। तो देखिए, गाजा पट्टी में जो हमास के आतंकी हैं वो अब दरियादिली दिखाने लगे हैं। पहली बार वो मानवता की बात कर रहे हैं और हमास के आतंकियों ने अपने चंगुल से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। दरअसल ये हमास की घबराहट का प्रतीक है। हमास अब डर रहा है। हमास को डर इस बात का है कि कहीं अमेरिका भी इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े होकर उसके ऊपर हमला ना करने लगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो ललकार दी थी उससे अब हमास घबराने लगा है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। इजराइल में बाइडेन की इसी चेतावनी के बाद हमास के आका खौफ ज़दा हैं। अमेरिका के प्लान में हमास बुरी तरह फंस चुका है। इजराइल को ताकत देकर अमेरिका ने ऐसा चकमा दिया कि हमास दरिंदगी से दरिया दलील दिखाने लगा और उसके बाद आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं।
ये संकेत है इजराइल के साथ लड़ाई में हमास से हुई बड़ी गलती की। ये संदेश है बैकफुट पर आए हमास के आतंकियों में डर के। ये तस्वीरें हैं हमास का अमेरिका के आगे सरेंडर करने की। हमास ने 7 अक्टूबर के बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। इजराइल से युद्ध के 15वें दिन हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया और 59 वर्षीय जुडिथ रैनन और उनकी बेटी नताली रैनन की रिहाई का वीडियो शेयर किया। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने भी पुष्टि कर दी है। जुडिथ रैनन और उनकी बेटी नताली को हमास ने रिहा कर दिया है। वो इजरायली सैनिकों के पास सुरक्षित हैं। הערב שוחררו יהודית טאי רענן ונטלי שושנה רענן, אם וביתה מידי ארגון הטרור חמאס, ובשעה זו रिहा की गई मां बेटी शिकागो के रहने वाली हैं। वो एक रिश्तेदार का 85वां जन्मदिन और यहूदी छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल आई थी, लेकिन हमास ने उन्हें इजराइल गाजा सीमा के पास नाहर ओल बिकुद से बंधक बना लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 2 नागरिकों की रिहाई पर खुशी जताई है। उन्होंने फोन पर भी बात की। About an hour ago, 2 American citizens held by Hamas since October 7th were released. These 2 Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We expect a team from the U.S. Embassy to see them very shortly. Over the coming hours, they'll receive any support and assistance they need. हमास ने अमेरिकियों के रिहाई को मानवीय आधार का नाम दिया है। इसके साथ ही हमास ने हालात स्थिर रहे तो और भी बंधकों को छोड़ने का संकेत दिया है। हमास की ये दरियादिली अचानक नहीं आई है, बल्कि इजराइल को अमेरिका से मिल रहे फुल सपोर्ट के आगे हमास दबाव में है, लेकिन इजराइल पर उसके हमले वैसे ही बरकरार हैं। देखिए, इस वक्त यहाँ पर रॉकेट से हमले का सायरन बजा है। तुरंत हमें भागना पड़ेगा। देखिए, तेज हमले हो रहे हैं बंकर की तरफ। तो इस वक्त जाना पड़ रहा है राज में। ये तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अंदर जाने के लिए कहा जा रहा, तेज आवाज आ रही है। आप देख सकते हैं कैसा लाइव हमला यहाँ पर हो रहा है। रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। जी न्यूज इस वक्त बंकर में पहुंचा है। दरअसल अमेरिका से पंगा लेकर वो इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन जानकारी के मुताबिक हमास के कब्जे में अब भी 200 से 250 के करीब बंधक हैं, जिन्हें मोल भाव कर वो इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। वेस्ट बैंक से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टूडियो में मौजूद मेरी सहयोगी के पास मैं आपको लेकर चलता हूं, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार इजराइल हमास के इस युद्ध के दौरान हमास ने कितने लोगों को बंधक बनाया है और ये नागरिक किस किस देश से हैं। बिल्कुल विशाल, इजराइल पर धावा बोलने के बाद हमास ने कई नागरिकों को कब्जे में लिया, जिनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। हमास के कब्जे में अमेरिका के 20 से ज्यादा नागरिक हैं, तो थाईलैंड के 17 से ज्यादा नागरिक हमास के बंधक हैं। ब्रिटेन के 9 और अर्जेंटीना के 16 नागरिक भी हमास के आतंकियों के कब्जे में पिछले 15 दिनों से हैं, जबकि फ्रांस के 6 नागरिक हमास के हमले के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। हमास के आतंकी बंधक बनाए नागरिकों के जरिए मोलभाव की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल के सख्त तेवर की वजह से उनको इसमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। जबकि अब हमास इजराइल युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कैसे, जानते हैं संवाददाता विशाल पांडे से, जो लगातार वॉर जोन से हमें बड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए, हम आपको गाजा बॉर्डर से सटे हुए इन इलाकों से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देशहित का लाइव बुलेटिन दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं सदरौत शहर में हूं, जो कि पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका इस वॉर जोन में हुआ है। फिलहाल देशहित में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। मैं अपने कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ आप तक पहुंचाऊंगा पल पल की खबर सीधे युद्ध क्षेत्र से।